हेलो दोस्तों, कुशल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम ऐसे राजवंशों से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जिन्हें छत्तीसगढ़ का स्थानीय राजवंश माना जाता था और जिन्होंने दक्षिण कोसल के विशाल भूभाग पर लंबे समय तक शासन किया। यही कारण है कि यहाँ से अक्सर सीजीपीएससी में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? कथन और कारण वाला। ठीक है, कथन क्या दिया है? महासुदेव राज ने सिरपुर को दूसरी राजधानी का दर्जा दिया था। कारण क्या बताया है? महासुदेव राज के 6 ताम्रपत्र सरकपुर और 2 ताम्रपत्र सिरपुर से जारी किए थे। ठीक है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है तो ऑप्शन तो लगभग सिमिलर रहेगा ही। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, कथन क्या बोला है? महासुदेव राज ने सिरपुर को दूसरी राजधानी का दर्जा दिया। ठीक, तो ये जो महासुदेव राज था ना, ये सरबपुरी वंश का शासक था जिनका शासन शुरुआत में दक्षिण कोसल के पूर्वी भागों में था। लेकिन जब तक महासुदेव राज शासक बनता है उस समय तक इनके शासन क्षेत्र का विस्तार दक्षिण कोसल के पश्चिमी भाग में भी हो चुका था और अब इनकी जो राजधानी थी सरबपुर, वहां से ना पूरे छत्तीसगढ़ में, सॉरी, इनके शासन क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित करना आसान नहीं था। इसलिए महासुदेव राज ने जो सिरपुर है इसको दूसरी राजधानी का दर्जा दिया था। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम कारण में आए तो देखो, कारण में क्या बोला है कि महासुदेव राज ने 6 ताम्रपत्र सरबपुर से और 2 ताम्रपत्र सिरपुर से जारी किए थे। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। याद रखना, इस राजवंश के सभी शासकों में सर्वाधिक 8 ताम्रपत्र ना महासुदेव राज के द्वारा जारी किया गया था, जिनमें से 6 सरबपुर से और 2 सिरपुर से जारी किए गए थे। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो, ये कथन की सही व्याख्या करता है कि नहीं। तो देखिए, जो सुदेवराज है ना, उसके द्वारा अपनी राजधानियों से क्या किया जाता था, क्या किया गया था? ताम्रपत्र जारी किया गया था। जैसे 6 ताम्रपत्र सरबपुर से जारी किया गया था। तो वही यही कारण है कि सिरपुर से भी जब ये ताम्रपत्र जारी करता है ना, तो माना जाता है कि इसके द्वारा सिरपुर को भी दूसरी राजधानी का दर्जा अवश्य दिया गया होगा करके। तो इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं। साथ में जो कारण बताया जा रहा है ना, वो कथन की सही व्याख्या करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजर्षि कुल राजवंश के आरंग ताम्रपत्र के बारे में सत्य कथन की पहचान करें। देखिए क्या क्या कथन दिया है। इस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सेकंड है, इसमें रानी, मंत्री, सेनापति और इनकी राजधानी के बारे में जानकारी मिलती है। थर्ड है, इस ताम्रपत्र के अनुसार इस वंश की राजमुद्रा सिंह थी। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या सही है। तो देखो, जो राजर्षि तुल्य कुल राजवंश है ना, इसके बारे में जानकारी आरंग ताम्रपत्र से जारी होता है और इसको जारी कौन किया था? आरंग ताम्रपत्र को भीमसेन द्वितीय। ठीक है, भीमसेन द्वितीय द्वारा ये ताम्रपत्र जारी किया गया था और इसमें राजर्षि तुल्य कुल वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर देखा जाए, इस राजवंश के संस्थापक शासक बताया गया है सुरा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका दायित प्रथम, फिर आते हैं विभीषण। विभीषण के बाद आएगा भीमसेन प्रथम और उसके बाद आते हैं दायित द्वितीय और अंतिम शासक के रूप में जाने जाते हैं आपका भीमसेन द्वितीय, जिसके द्वारा आरंग ताम्रपत्र जारी किया गया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जिसमें कहा गया है कि इसमें इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद सेकंड देखो, सेकंड में क्या बोला जा रहा है कि इसके जो रानी है, मंत्री है, सेनापति है, इसका जो कैपिटल है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है करके। तो ये बिल्कुल गलत है। इस ताम्रपत्र में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। थर्ड देखो, इस ताम्रपत्र के अनुसार इस वंश की राजमुद्रा सिंह थी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। केवल 1 और 3 सही हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक ने सिरपुर को दूसरी राजधानी बनाई थी? ऑप्शन दिया है जयराज, प्रसन्नमात्र, सुदेवराज, महाप्रवर राज। ठीक, तो ऑप्शन देख के एक तो क्लियर है कि ये सब कौन से वंश के शासक थे। तो ये है सरबपुरी वंश के शासक। ठीक है, अब देखो, एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इस वंश के शासकों का नाम देख लेते हैं। तो जो जो सरबपुरी वंश के शासक है ना, उसमें उसका संस्थापक होता है सरबराज। ठीक है, ये सरबपुरी वंश के संस्थापक थे। इसके बाद आता है नरेंद्र। नरेंद्र नरेंद्र के बाद शासक कौन बनता है? प्रसन्न मात्र। प्रसन्न मात्र के बाद बनेगा जयराज और इसके बाद बनते हैं, इसके बाद दुर्गराज का भी नाम आता है। हालांकि इसका शासन बहुत लंबे समय तक नहीं था, इसलिए कई बुक में इसका नाम देखने को नहीं मिलेगा। दुर्गराज के बाद आता है सुदेवराज और सुदेवराज के बाद आता है प्रवरराज।
इस प्रकार से आपको सरबपुरी वंश के शासक देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, किस शासक ने सिरपुर को दूसरी राजधानी का दर्जा दिया? तो ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, कौन सा शासक था? सुदेवराज। ठीक है ना, इसके शासनकाल में सिरपुर को सेकंड कैपिटल का स्टेटस प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट कैपिटल क्या था? फर्स्ट कैपिटल था सरबपुर। ठीक है, ये इसका फर्स्ट कैपिटल था और सेकंड कैपिटल का दर्जा मिलता है सिरपुर को। लेकिन याद रखना, सुदेवराज के बाद शासक बनते हैं प्रवरराज और इसके शासनकाल में ना कैपिटल क्या बन जाता है? सिरपुर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि सिरपुर को किसके शासनकाल में राजधानी बनाया गया, तो वो आ जाएगा आपका महाप्रवरराज। लेकिन सेकंड कैपिटल पूछा जा रहा है तो उसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, सुदेवराज। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। देखो क्या क्या कथन दिया है। सरबपुरी वंश वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। सेकंड है, वे संस्कृत और ब्राह्मणों को महत्ता देते थे। थर्ड है, राजा प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था मगर तानाशाह नहीं था। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है करके। पहला बोला है सरबपुरी वंश वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इनकी राज मुद्राओं में ये अपने आप को परम भागवत लिखते थे, परम भागवत। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक, इनकी मुद्राओं में अगर देखा जाए, जो नरेंद्र शासक था उनकी मुद्रा में गजलक्ष्मी का अंकन देखने को मिलेगा। ठीक है ना, गजलक्ष्मी का अंकन। वैसी प्रसन्न मात्र की मुद्रा में देखोगे तो यहाँ पर शंख, चक्र और गरुड़ का अंकन मिलता है। ये सब किस चीज का सिंबल है? वैष्णव धर्म का सिंबल है। इसलिए सरबपुरी वंश वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, कहना बिल्कुल उचित रहेगा। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। सेकंड क्या बोल रहा है कि वे संस्कृत और ब्राह्मणों को महत्ता देते थे, तो ये स्टेटमेंट भी ना बिल्कुल करेक्ट है। याद रखना, हम सबको पता है कि जो गुप्त इरा था ना, गुप्त इरा या गुप्त काल या गुप्त शासकों द्वारा ब्राह्मणों और संस्कृत को फिर से इंपॉर्टेंट देना प्रारंभ किया गया था। ठीक है ना, ब्राह्मण या संस्कृत या वैष्णव धर्म ये अपने चरमोत्कर्ष में कब देखने को मिलता है? गुप्त काल में। और ध्यान रखना, जो सरबपुरी वंश है ना, माना जाता है कि वे गुप्तों के अधीन थे। हालांकि ये नाम मात्र के अधीन थे, पूरी तरह से नियंत्रण गुप्तों का इन पर नहीं था, लेकिन फिर भी अधीन तो थे। इसलिए इनके शासनकाल में भी संस्कृत और ब्राह्मणों को इंपॉर्टेंस दिया गया था। थर्ड देखो, थर्ड क्या बोला है? राजा प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था मगर तानाशाह नहीं था। ठीक है, डिक्टेटर नहीं था बोला जा रहा है। तो सर्वोच्च अधिकारी कहने का मतलब क्या है? तो देखो, इसी के द्वारा नियमों का निर्माण होता है। ठीक है, नीतियों का, नियमों का निर्माण होगा। ठीक, यही क्या करेगा? न्याय प्रदान करेगा। सेना का प्रमुख कौन रहेगा? राजा ही रहेगा। तो किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख कौन था? राजा। ठीक है, राजा प्रमुख था। लेकिन याद रखना, राजा अपनी मनमानी नहीं करता था। ठीक है ना, शासन प्रशासन में अपनी मनमानी नहीं करता था। बनाए हुए नियमों या नीतियों के आधार पर ही क्या करता था? शासन करता था। और ये नियम भी ऐसी कोई भी नियम नहीं बन जाता था। ठीक है ना, ये धार्मिक सामाजिक नीतियों के आधार पर ही क्या बनते थे? नियम बनते थे। और उस नियम के आधार पर शासन प्रशासन होता था। इसलिए राजा सर्वोच्च अधिकारी तो था, लेकिन तानाशाह नहीं था, डिक्टेटर नहीं था। ठीक, तो इस प्रकार से ये तीनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अड़भाड़ ताम्रपत्र किसका है? देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। महाशिव तिवारदेव, बी ऑप्शन है नन्नराज द्वितीय और सी ऑप्शन है हर्षगुप्त और लास्ट ऑप्शन है नन्नराज प्रथम। ठीक है, तो देखिए ये सब शासक कौन से वंश से रिलेटेड है? ये सब है पांडु वंश से रिलेटेड शासक। ठीक है, और क्वेश्चन किससे पूछा गया है? अड़भाड़ ताम्रपत्र। तो ध्यान रखना, इस अड़भाड़ ताम्रपत्र में ना महाशिव तिवारदेव के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। इसी ताम्रपत्र में बताया गया है कि महाशिव तिवारदेव ना केवल कौशल बल्कि कौशल के अलावा उत्कल, उत्कल मतलब वर्तमान में उड़ीसा क्षेत्र, वहां भी इनका शासन था और अन्य प्रांतों में भी ये विजय प्राप्त किए थे। ठीक है ना, यही कारण है कि महाशिव तिवारदेव त्रिकलंगाधिपति की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, तो अड़भाड़ ताम्रपत्र में किसका वर्णन देखने को मिलता है? महाशिव तिवारदेव का। लेकिन ये ताम्रपत्र जारी कौन करता है? नन्नराज द्वितीय। ठीक है, जिसमें ये बताता है कि मैं महाशिव तिवारदेव का पुत्र हूं करके। ठीक, और उसके बारे में वर्णन करता है। क्लियर? तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नन्नराज द्वितीय। इसके द्वारा अड़भाड़ ताम्रपत्र जारी किया गया था। क्लियर है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सरबराज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखो कौन कौन सा कथन दिया है। पहला है, वकाटक नरेश प्रथम प्रवर सेन का सामंत था। सेकंड स्टेटमेंट है, इसके सिक्कों पर पहली बार प्राकृत के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। थर्ड है, इसने महानदी के संपूर्ण उत्तरी भाग पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। ठीक है, तो देखते हैं। देखो सरबराज के बारे में पूछा जा रहा है। सरबराज हमको पता है कि सरबपुरी वंश का
संस्थापक था, ठीक है, संस्थापक शासक था। याद रखना ये शुरुआत में ना वाकाटक शासकों का सामंत था, ठीक है, और उसमें भी जो प्रथम प्रवर सेन था ना इसका एक सामंत था। लेकिन क्या होता है कि ये जो प्रथम प्रवर सेन की ना मृत्यु होती है उसके बाद इनके पुत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष होती है और उसी संघर्ष का लाभ उठाकर जो सरभराज रहते हैं ये वाकाटकों के शासन क्षेत्र के पश्चिम पूर्वी भाग पर अर्थात जो संबलपुर वाला क्षेत्र है ना वहां पर ये अपनी स्वतंत्र शासन की स्थापना करते हैं। क्लियर है? तो यहां पर अगर देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद सेकंड देखो, सेकंड क्या बोला है कि इसके सिक्कों पर पहली बार प्राकृत है, सॉरी यहां पर गलत लिखा गया, प्राकृत के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। तो ये भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो सरबपुरी वंश है ना वो गुप्तों के अधीन थे, ठीक है, नाम मात्र की अधीनता उनकी स्वीकार करते थे। तो हम सबको पता है कि गुप्त शासनकाल में प्राकृत के स्थान पर किसको महत्व दिया गया था, संस्कृत को। इसलिए यहां पर भी सरबराज के शासनकाल में संस्कृत को इंपॉर्टेंस दी गई थी। क्लियर? उसके बाद थर्ड देखो, इसने महानदी के संपूर्ण उत्तरी भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो ये भी एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सभी कथन सही हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नरेंद्र ने अपने शासनकाल के 24 वर्ष में कौन सा ताम्रपत्र जारी किया था? ऑप्शन दिया है पिपरदुला, कुरुद, आरंग, अमोदा। ठीक है, तो नरेंद्र सरबपुरी वंश का शासक था और ये अपने शासन के तीसरे वर्ष पर ना पिपरदुला अभिलेख जारी करता है। ठीक है, और उसके बाद जो 24वें वर्ष में है वो कुरुद ताम्रपत्र जारी किया जाता है इसके द्वारा। और इससे क्या चीजें सिद्ध होती है तो ध्यान रखना, 24वें वर्ष में जारी कर रहा है, मतलब इससे एक चीज स्पष्ट हो जाता है कि ये जो नरेंद्र है ना इसका शासनकाल बहुत लंबे समय तक था। दूसरा क्या पता चलता है कि ये नरेंद्र के शासनकाल में ना महानदी के दक्षिण भाग में भी सरबपुरी वंश का शासन स्थापित हो चुका था। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कुरुद ताम्रपत्र 24वें वर्ष पर जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसन्न मात्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला क्या दिया है, प्रसन्न मात्र ने सोने के सिक्के चलाए थे। सेकंड है, इसमें पेटिका शिल्प लिपि का प्रयोग हुआ है। थर्ड है, प्रसन्न का पुत्र महाजयराज था तथा पौत्र सुदेवराज था। देखो कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला क्या बोल रहा है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रसन्न मात्र सरबपुरी वंश के तीसरे शासक थे। याद रखना, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इनके द्वारा मल्हार की स्थापना की गई थी जिसे प्रसन्नपुर के नाम से भी जाना जाता है। अब आप कमेंट करके बताओ कि ये जो मल्हार की स्थापना करता है, प्रसन्नपुर की स्थापना करता है, ये कौन से नदी के तट पर करता है? कमेंट करके अवश्य आंसर दे। ठीक है, उसके बाद देखो स्टेटमेंट पे आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला है कि प्रसन्न मात्र ने सोने के सिक्के चलाए थे, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इनके द्वारा एक सोना का सिक्का चलाया गया था जिसमें मध्य में ना गरुड़ का अंकन था। ठीक, एक साइड शंख का अंकन था और दूसरे साइड चक्र का अंकन था। ठीक है, ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, इसलिए भगवान विष्णु के प्रतीक चिन्हों का अंकन इनके सिक्के में देखने को मिलता है। तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड देखो, इसमें पेटिका शिल्प लिपि का प्रयोग हुआ है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इस समय ना अगर देखोगे 5वीं या 6वीं ईस्वी में अगर बात करें तो जो वाकाटक वंश के शासक है, सरबपुरी वंश के शासक है या पांडु वंश के शासक है, इनके द्वारा जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज होता था ना, या बोला जाए ताम्रपत्र जारी किया जाता था, वो सब में या सिक्कों में इसी लिपि का प्रयोग होता था, पेटिका शिल्प लिपि का। एक प्रकार से ना ये लिपि ब्राह्मी लिपि का ही एक भाग माना जा सकता है। क्लियर है? तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। थर्ड देखो, प्रसन्न का पुत्र महाजयराज था, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, प्रसन्न मात्र के बाद शासन कौन करता है, महाजयराज। उसके बाद ध्यान रखना, महाजयराज का ना कोई पुत्र नहीं था, इस चीज को ध्यान रखना, महाजयराज का कोई पुत्र नहीं था। तो महाजयराज के बाद ना इसका भाई, महाजयराज का भाई कौन था, दुर्गराज को माना जाता है। ठीक है, ये कुछ समय तक शासन करता है और इसी दुर्गराज का पुत्र था सुदेवराज। सुदेवराज जो दुर्गराज के बाद क्या करेगा, शासन करेगा। तो जो ये स्टेटमेंट है जहां पर बोला जा रहा है कि प्रसन्न मात्र का पुत्र महाजयराज था, तो ये तो करेक्ट है। उसके बाद इसका पौत्र सुदेवराज था, तो ये भी करेक्ट है। हालांकि ये सुदेवराज महाजयराज का पुत्र नहीं था। क्लियर? लेकिन ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो देखो आंसर क्या रहेगा, सभी कथन सही है, ऑप्शन डी ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख या ताम्रपत्र में सरबपुरी राजवंश का शासन पश्चिम दिशा में विस्तृत होते हुए दिखाई देता है? देखो कौन कौन सा अभिलेख है। ऑप्शन में पिपरदुला ताम्रपत्र, सिरपुर ताम्रपत्र, मल्हार ताम्रपत्र और कुरुद ताम्रपत्र। ठीक है ना, देखो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, सरबपुरी राजवंश का शासन पश्चिम दिशा में विस्तृत होते हुए कौन से ताम्रपत्र में दिखता है? ठीक, तो याद रखना ये विस्तार ना आपको मल्हार ताम्रपत्र में देखने को मिलेगा।
और ये ताम्रपत्र जारी किसके द्वारा किया गया था अगर पूछा जाए, तो ये ताम्रपत्र जारी किया था आपका अ, महाजयराज द्वारा। जयराज द्वारा ये ताम्रपत्र जारी किया गया था, ठीक? कन्फ्यूज़ नहीं होना है, मल्हार ताम्रपत्र तो इसको प्रसन्न मात्र से कनेक्ट मत कर लेना। मल्हार ताम्रपत्र प्रसन्न मात्र के पुत्र जयराज द्वारा जारी किया गया था और इसमें बताया गया है कि इस वंश का विस्तार दक्षिण कोसल के पश्चिम में भी देखने को मिलता है करके। मुख्य रूप से रामकुमार बिहार में देखोगे तो उसमें मुंगेली तहसील की बात की गई है, ठीक है ना? मुंगेली तहसील की वो विस्तार बताया गया है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मल्हार। देखो लास्ट क्वेश्चन है, सरबपुरी राजवंश की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए क्या-क्या दिया है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। सेकंड है प्रशासनिक इकाई भुक्ति वर्तमान तहसील के समान थी। थर्ड है आहार वर्तमान जिले के समान प्रशासनिक इकाई थी। तो देखते हैं क्या पूछा है, सरबपुरी राजवंश की प्रशासनिक व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पर बोला गया है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, तो ये तो एकदम वेल नोन फैक्ट है, सबको पता है कि भैया ग्राम सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है। कोई भी राजवंश के समय देख लो, ग्राम को सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई बनाया गया था, तो आंख मूंद कर आप जान सकते हो कि ये क्या है, करेक्ट है। उसके बाद सेकंड देखो, सेकंड क्या बोला है कि प्रशासनिक इकाई भुक्ति वर्तमान तहसील के समान थी। तो देखो इनका प्रशासनिक व्यवस्था अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर प्रशासन में था ना आहार, ठीक है? इसके बाद इसके नीचे आपको दिखेगा भोग या भुक्ति, ठीक है? और उसके बाद लास्ट में क्या था? ग्राम। ग्राम सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। क्लियर है? और उसके बाद मध्य में क्या था? भुक्ति, जो वर्तमान के तहसील के समान था, तो ये भी करेक्ट है। और उसके बाद आता है आहार, तो आहार वर्तमान में जिले के समान था, तो ये भी करेक्ट है। इस प्रकार से आपको रामकुमार बिहार की बुक में देखने को मिलेगा। हालांकि एक गितेश कुमार अमरोही का जो बुक है ना, उसमें थोड़ा उल्टा दिया है। उसमें ना ये भुक्ति को ऊपर दिया है और उसके नीचे आहार को दिया है और उसके बाद लास्ट में ग्राम को दिया है। तो ध्यान रखना है, हो सकता है इनके द्वारा कोई मिस्टेक कर दिया गया होगा गितेश कुमार अमरोही के द्वारा, लेकिन जो ऑथेंटिक बुक है ना रामकुमार बिहार का, और जो हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा छपा हुआ है, उसमें भी इसी प्रकार का दिया गया है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तीनों कथन सही है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो अवश्य करें। धन्यवाद।